हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और एकदम बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। और आपकी इस बेहतरीन तैयारी में हम आपके साथ खड़े हैं और एकदम बिल्कुल पूरी अच्छी तरीके से आपको हर रोज़ वीडियोस प्रोवाइड की जा रही है ताकि आप अच्छे से अच्छे अपने बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स प्राप्त कर सकें। ठीक है भाई। तो रोज़ की सिलसिला की तरह आज भी हम बात करेंगे साइंस के कुछ धमाकेदार क्वेश्चनों के ऊपर जो कि बिहार बोर्ड में कई सालों में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके इस बार के एग्ज़ाम में भी पूछे जाने की अधिक से अधिक संभावनाएं रखता हो। इसके पीछे काफ़ी मेहनत की गई है भाई आपके क्वेश्चनों को कलेक्ट करने में। ठीक है, तो इस मेहनत को भाई देखते हुए कम से कम वीडियो को भाई आप एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। ठीक है, चैनल पर भाई पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन पर ऑल सेलेक्ट करके ज़रूर रखिएगा। ठीक है, ताकि आए दिन आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो भाई आज जो हम बात करेंगे ये आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले आपको एक वीडियो दी जा चुकी है। ठीक है, और आज भी हम बात करेंगे भाई इस सेट में, इसमें जैसा कि भाई आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि इसमें सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहे होंगे। जैसे यहाँ पर आपको साफ साफ यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, इसमें हम 100 इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात करेंगे, फिर 10 ऐसे सब्जेक्टिव के ऊपर बात करेंगे साइंस के जो कि बहुत ज़्यादा पूछा गया हो, बहुत रिपीटेड है और आपके एग्जाम में आने की अधिक से अधिक संभावना हो रखता हो। ठीक है, तो भाई वीडियो में अंत तक बने रहिए और इन सारी चीज़ों को भाई आप याद करते हुए चलिए, क्योंकि भाई अंतिम समय है और इस अंतिम समय में एक भाई कहावत भी है कि अंत भला तो सब भला। ठीक है, तो ये अंतिम समय में अगर आप तैयारी बेहतरीन ढंग से करते हैं तो भाई आपका अच्छा मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़ के बहुत हाई नंबर उनका है। ठीक है, तो भाई आप भी अगर मेहनत कीजिएगा तो आपको भी बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए भाई बिना बातें करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है भाई, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर आपके दिख रहे होंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 विज्ञान महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दिख रहे होंगे। ठीक है भाई, तो यही से हम स्टार्ट करते हैं। आपके जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपके क्वेश्चन को सिलसिला आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा आप देखिएगा ध्यान से। तो करते हैं स्टार्ट। देखो भाई पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। थोड़ा देखो भाई वीडियोस की जो बात करते हैं, आपको ये रूल आपको पता है कि भाई हम जल्दी जल्दी जो क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा उसके ऊपर हम टिक करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ज़्यादा समय हम नहीं लेते, आप इस बात को जानते हैं। आज का वीडियो भी बस उसी तरह का है, समय आपके बिल्कुल भी यहाँ पर आपके एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा और तेजी में देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, किसी दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यानी आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई दर्पण बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक आपका समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण, जिसमें गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के, एक आपका अवतल एक उत्तल। तो टोटल 3 प्रकार के दर्पण आपके सामने हैं। इसमें से आपको बताना है कि किसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी अवतल दर्पण। ठीक है, आपको याद रखना है कि भाई अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, अगला एक आज की इस वीडियो में भाई एक खास बात और है, और वो खास बात क्या है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन किस किस साल पूछे गए हैं। ठीक है, उन सारे सालों को भी इस बार हमने कलेक्ट किया, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि सारे क्वेश्चनों पर हम टैग लगवा रखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस साल पूछा गया है, जिससे आपको भी पता रहे कि हाँ सर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं है, आपको इसकी जानकारी रहे। ठीक है, कि नहीं सर आप कैसे क्वेश्चन करवा रहे, पूछा गया है या नहीं पूछा गया है, तो उससे आप बेफिक्र रहिए। किस किस साल पूछा गया है आपके सामने सबका डेटा दिया हुआ है। ठीक है, चलो भाई ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को तरफ देखना। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है, इसके बारे में पिछले वीडियो में आपको हम बता चुके हैं। तो भाई एक आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद करेंगे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य से दीजिएगा। ठीक है, कोई चूक अगर आपसे होती है तो भाई वहाँ पर उसको सुधारने का काम हम करेंगे। ठीक है, तो भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 3 कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है भाई होती है 25 सेंटीमीटर। अर्थात किसी भी चीज़ को देखने के लिए भाई यानी न्यूनतम 25 सेंटीमीटर आपसे दूर होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा भी आप सामने अगर उसको आप लाते हैं तो भाई उस चीज़ को आप नहीं देख पाइएगा स्पष्टली। तो स्पष्ट देखने के लिए 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होनी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 4 भाई आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से देखते हैं। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी
प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा सी इसका हो जाएगा लाल। ठीक है भाई, लाल नंबर जो यहाँ पर क्या होता है सबसे ये कम झुकता है, इसको याद कर लेना। आगे आपके क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन नंबर है 5 और क्वेश्चन नंबर 6, दोनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, और ये क्वेश्चन कितनी इंपॉर्टेंट है, कितने बार पूछे गए हैं, ये बताने का जरूरत तो नहीं है, आपकी स्क्रीन पर ही आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा बी, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको आपको याद करते चलना है भाई। ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना आए। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो भाई विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है भाई? टंगस्टन का बना होता है, इसको आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है भाई? क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कहा गया है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? तो भाई विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है IR²। ठीक है, IR² विद्युत परिपथ को यहाँ पर निरूपित नहीं करता, इस फार्मूला का हिस्सा ये नहीं है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो एक आसान सा क्वेश्चन है कि भाई देखो, बादल वाले अगर दिन रहेंगे तो उसमें इसका इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बादल रहेंगे तो सूर्य का प्रकाश आएगा नहीं, तो भाई सौर जल का तापक का उपयोग हम नहीं कर पाएंगे। एक आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फटाफट देखेंगे भाई, बातें हम ज़्यादा नहीं करते। ठीक है, तेजी में देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका हो जाएगा सी, सूर्य हो जाएगा। ठीक है, ये भाई सबसे बड़ा आपका क्या है? आपका एक सोर्स है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 11, जो आपकी स्क्रीन पर देखना है ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो 11 के पर आपका हो जाएगा सी, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ते तेजी में फटाफट, इन क्वेश्चनों को भाई आप याद करते हुए चलिए, क्योंकि भाई बिहार बोर्ड का एक नियम है, मैथ को छोड़कर वैसे देखा जाए तो जितने भी क्वेश्चन है जो जिस तरह से यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है हुबहू 2 कॉपी आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि भाई बिहार बोर्ड इतनी आलसी है भाई उतना कि वो आपका ऑप्शन भी चेंज नहीं करता। ठीक है, तो याद करना है इसी को। आगे, कोई विलियम लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान क्या होगा? तो उसका जो pH मान होगा क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा डी भाई 10, 7 से ऊपर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखेंगे आगे, और एक आसान सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 13 नंबर में, शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? कमेंट बॉक्स में भाई इसका जवाब जरूर से दीजिए। इसका आंसर ऑलरेडी आपको हम 2 बार बता चुके हैं, तो एक आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो भाई धातु अधातु के बारे में आप जानते होंगे, हमें ये उम्मीद करके चलता हूँ। ठीक है, तो इसमें से आपको अधातु कौन सा है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी सी से कार्बन। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका कार्बन एक धातु नहीं है, एक अधातु है, आपको पता होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 15, इसको देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि, तो क्यों होता है? क्वेश्चन नंबर जो 15 इसका आंसर हो जाएगा सी, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, आपको याद कर लेना। ऑप्शन नंबर इसका जो सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें आपको कहा गया है एथेन का जो आणविक सूत्र है वो C2H6 है, इसमें कितने सहसंयोजक बंध है? इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से भाई देख लेना। इसका जो सहसंयोजक बंध हो जाएगा इसमें हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई। इस चीज़ को आपको याद कर लेना है, अगर याद नहीं है तो। ठीक है, देखो पिछले क्लास में कुछ यहाँ पर मिसप्रिंट थी, जैसे कि सूत्र को लिखने में थोड़ा बहुत इधर उधर था, कुछ मिसप्रिंट भी हुआ था, लेकिन उन सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हमने पूरा सुधारा है। ठीक है, और कोई गलती यहाँ पर आपको देखने को आज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप अगर भाई सपोर्ट करते रहते हैं तो भाई धीरे धीरे सारी चीज़ों के ऊपर सुधार किया जाएगा। ठीक है, और कोई भी यहाँ पर आपको यहाँ पर शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर भाई 17, आवर्त सारणी के प्रथम समूह के सदस्य होते हैं। तो आवर्त सारणी यानी आपका जो पीरियडिक टेबल है उसके प्रथम समूह के सदस्य इसमें से
कौन से होते हैं, अम्लीय होते हैं, अक्रिय होते हैं, या मिश्र धातु होते हैं, या फिर क्षार धातु होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका आंसर हो जाएगा सी, यानी क्षार धातु। ठीक है, यानी पीरियोडिक टेबल जो आपका होता है उसके प्रथम समूह में कौन होते हैं, तो भाई उसके प्रथम समूह में रखा गया है क्षार धातु को। ठीक है, याद करते चलना है भाई, याद नहीं है तो ठीक है, मोस्ट रिपीटेड है। वही एक बात फिर से देखो भाई, इसमें एक ही चीज़ आपका लागू होता है भाई, अंत अगर आपका भला है तो भाई रिजल्ट भी भला होगा। ठीक है, यानी आपने शुरू में कितनी मेहनत की है ये मायने नहीं रखता है, लेकिन भाई मायने रखता है, लेकिन अंत में अगर आप चूक जाइएगा तो भाई आपको दिक्कत होगा। क्वेश्चन नंबर 18, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। एक आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भाई, स्वपोषी पोषण का मतलब होता है कि भाई देखो ऐसे प्राणी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको हम स्वपोषी कहते हैं। जैसे हरे पौधे, तो उसके लिए भाई उसको क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, यानी इस तीनों चीज़ें उसको चाहिए होता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें कहा गया है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। एक आसान सा क्वेश्चन है, आपका आंसर इसको भाई कमेंट में आपको देना है। हम उम्मीद करके चलते हैं कि भाई आराम से आपको इसका उत्तर बताने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 20 भाई आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा या कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, इस तरह से पूछता है भाई, इसको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा बिल्कुल आसान आंसर, इसका हो जाएगा एटीपी को। ठीक है, एटीपी इसका आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 21। देखो भाई, हम इसमें आपको टोटल क्वेश्चन तो करवाएंगे 100, लेकिन चूंकि 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, उसमें आपको कोई उसमें 80 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से कोई 40 क्वेश्चन का आंसर ही आपको देना होता है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। एक आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका आंसर हो जाएगा रंध्र, स्टोमाटा के द्वारा। बेसिकली आप ये बात जानते होंगे कि रंध्र के द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। और ये जो रंध्र होते हैं, जैसे भाई आपका सूर्य अस्त हो जाता है, वैसे ही जो जितनी भी पत्तियां होती है उसके सारे रंध्र ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, लेकिन सारे क्वेश्चनों के ऊपर बात वही है, अगर हम डिस्कस करने लगे तो भाई समय ज़्यादा उसमें चल जाएगा, तो ये उचित नहीं है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसका आंसर हो जाएगा बी, निलय के द्वारा। ठीक है, निलय के द्वारा, फेफड़े द्वारा, अलिंद के द्वारा। तो निलय के द्वारा, और इसका आंसर थोड़ा सा एक बार आप इसको चेकआउट जरूर से कीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर निलय के द्वारा ऐसे इसका होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं भाई तेजी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया कौन सा पादप हार्मोन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। एक बहुत ही VVI क्वेश्चन है, हर एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भाई देखो, फल पकाने वाला जो हार्मोन होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है एथिलीन। क्या कहा जाता है भाई, इसको कहा जाता है एथिलीन। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर सी। आगे बढ़ते हैं भाई फटाफट, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो भाई दो तंत्रिका कोशिका के मध्य के खाली स्थान को हम बेसिकली कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं भाई, 24 का हो जाएगा आपके यहाँ पर बेसिकली बी, सिनेप्स उसको कहा जाता है। ठीक है, आगे भाई बढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पर होगा आपके क्वेश्चन नंबर 25, इसको देखते हैं। इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, देखना क्वेश्चन नंबर 25-26 आपके स्क्रीन पर है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें, यानी अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा किसमें होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसका आंसर हो जाएगा बी, ईस्ट में। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है, और इन सारे क्वेश्चनों को कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना महत्व है, इसका शायद पता आपको एग्जाम हॉल में ही चलेगा। ठीक है, इसलिए भाई इस बार इसको आपको सारे क्वेश्चनों को याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, नहीं तो भाई फिर वही वाली बात यहाँ पर हो जाती है भाई, मेरी अहमियत क्या है मेरे जाने के बाद पता चलता है। ठीक है, तो भाई उसी तरह का है, क्वेश्चन याद रहेगा एग्जाम हॉल में अच्छी है, अदरवाइज फिर आपको दिक्कत होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 26, परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होते हैं, बाह्यदल, अंडाशय, अंडप या परागकण। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसका आंसर हो जाएगा डी, परागकोश में भाई आपका होता है परागकण। प से परागकोश, प से परागकण। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते थे, आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 27 तो एक आसान सा क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भाई अवश्य से दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी अगर इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते हैं तब। अगला क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर है
कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डार्विन। 28 के यहाँ पर आपका हो जाएगा ए डार्विन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ओजोन परत पाया जाता है। तो भाई ये भी आपको पहले हम बता चुके थे कि ओजोन परत जो आपको पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में आपका पाया जाता है ओजोन परत। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पर भाई आगे देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 30। क्या कहा गया है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो भाई ये क्वेश्चन तो साइंस का लेकिन नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसका आंसर हो जाएगा बी उत्तराखंड में। ठीक है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, तो उत्तराखंड में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर देखना है भाई कि अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। अमलगम में हमेशा पाया जाने वाला एक धातु कौन सा है। क्वेश्चन नंबर जो 31 है इसका आंसर हो जाएगा सी पारा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, पारा हो जाएगा, जिसको हम Hg कहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया भाई आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको पिछले क्लास में बताए थे। इसका भी आंसर भाई आप कॉमेंट में जरूर से दीजिएगा, बहुत खुशी होगी हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई मिस्टेक आपसे होता है तो भाई आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया निम्न में से कौन सा उपधातु है। देखो भाई धातु नहीं पूछा गया, इसमें आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक उपधातु है। जो क्वेश्चन नंबर 33 है इसका आंसर हो जाएगा डी। जो यहाँ पर आपको एक संकेत दिया है SB, या आपका क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो देखो भाई इलेक्ट्रॉन किससे मुक्त होता है, एनोड से, कैथोड पर या दोनों पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 34 है इसका आंसर हो जाएगा एनोड पर। आगे क्वेश्चन नंबर 35 एक आसान सा क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है। तो इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा साइंस में, तो इसका आंसर भाई कमेंट में अवश्य से दीजिएगा। आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा सा इसको कर देते हैं जूम आउट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 37 इसका भाई आंसर आपको बताना है। देखो सुनना है ध्यान से कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा भाई। ठीक है, तो बार बार इसको बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको दिख रहा होगा कि भाई कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है भाई, देखो भाई इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई, प्लीज़। ठीक है भाई, आप जरूर से लाइक जरूर से किया कीजिए। ठीक है, आप सपोर्ट कीजिएगा तो भाई हम आगे कुछ कर पाएंगे। ठीक है, अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बस वीडियो देखते हैं, स्किप करके चल जाते हैं भाई। ठीक है भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, उससे होता है क्या है कि भाई हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं भाई बच्चे हमारे साथ खड़े हैं, पूरी सपोर्ट है, तो हमें भी क्या मिलता है भाई, एक मोटिवेशन मिलता है कि भाई हमें भी काम करना चाहिए मन लगाकर। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 36 में विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी CaOCl2। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका कैल्शियम यहाँ पर इसमें होता है, उसके बाद ऑक्सीजन प्लस क्लोरीन का मिश्रण इससे बनाया जाता है विरंजक चूर्ण, यानी CaOCl2। याद रखना है भाई, बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, तेजी में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। भाई ये भी बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका जो आंसर हो गया लंबा चौड़ा आंसर है चीनी का। तो क्वेश्चन नंबर जो 37 है इसका आंसर हो जाएगा सी। आपको इसको याद कर लेना, याद नहीं है तो चीनी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा C12H22O11। ठीक है, आगे सल्फ्यूरिक अम्ल का गुणसूत्र क्या है। एक आसान सा क्वेश्चन है कि भाई सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सबको पता होना चाहिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र जो होता है वो आपका होता है H2SO4। ठीक है, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं भाई सुनना, आपको कमेंट में हमको बताना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य से बताएं। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन नंबर 39 और भाई क्वेश्चन नंबर 40 इसको देखते हैं थोड़ा सा तेजी में। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है कि श्वसन किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गलती नहीं करना है आपको एग्जाम हॉल में। क्वेश्चन नंबर 39 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ऊष्मा छिपी। ठीक है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया, ऊष्मा छिपी, चूंकि भाई श्वसन के दौरान ऊष्माएं निकलती है। ठीक है, तो ये ऊष्मा छिपी अभिक्रिया हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40 लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा बी ग्लेविनीकरण, इसको हम कहते हैं। ठीक है, ग्लेविनीकरण कहा जाता है। ठीक है, इसको आपको याद करना है। आगे याद है तो भाई अच्छी बात है, लेकिन याद नहीं है तो भाई कोई आपके पास दूसरा चारा नहीं है, याद करना ही होगा।
ठीक है। भाई इसमें हम चाहेंगे कि वही आपका कम समय लगेगा, कम समय में ही सारे क्वेश्चनों को हम निपटा दें। यहाँ पर आपके सामने एक सूत्र है भाई, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है, ठीक है। देखो भाई, प्रतिरोध का मतलब ही होता है भाई विद्युत परिपथ में बाधा आ जाना ही इसको प्रतिरोध कहा जाता है। तो वही किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जिस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, अधिकतर बच्चे सूत्र में गलती करते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। 41 का हो जाएगा सी, आर बराबर भी बाई आर, ठीक है। आर बराबर होता है आर इज इक्वल टू भी बाई आई, ठीक है। इसको आप ऐसे भी ड्राफ्ट करके लिख सकते हो भाई, आर बराबर भी बट्टे में आई, ठीक है। देखो भाई, अब इसी क्वेश्चन को बहुत बार होता है क्या है कि जो एग्जामिनर आपका होता है वो थोड़ा सा बच्चों को फंसाने के लिए थोड़ा ड्राइव करता है, जैसे उसी इसी को हम बनाने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं। चूंकि देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक डाल दो, भी से 1 में हम अगर गुना करते हैं तो भी इज इक्वल टू हो जाएगा भी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। ये भी इसका फार्मूला बन सकता है। तो कभी कभार ये वाला भी पूछ लेता है, लेकिन आपको फंसना नहीं है क्योंकि इसी से ड्राइव किया गया ये आपका रूप है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो भाई देखो, डायनेमो जो आपकी होती है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, क्वेश्चन नंबर जो 42 है इसका आंसर हो जाएगा सी। एक डीसी धारा और एसी धारा दोनों प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो क्वेश्चन नंबर जो 42 है इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है बायोगैस का मुख्य घटक है। क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है दिख रहा होगा स्क्रीन पर भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है कि भाई बायोगैस का मुख्य घटक है इसमें से क्या। तो बायोगैस का जो मुख्य घटक हो जाएगा 43 का बी हो जाएगा भाई आपका CH4, जिसको हम मीथेन भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग किसमें न्यूनतम होता है यानी कम होता है, क्वेश्चन नंबर 44 का आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का आपका हो जाएगा डी यानी कांच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश का वेग, आगे बढ़ते हुए तेजी में फटाफट। क्वेश्चन नंबर आपका आप देखते हैं यहाँ पर हम 45 में, और जो क्वेश्चन नंबर 45 है इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम देखते हैं, ध्यान से सुनना है। देखो क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का हो जाएगा अभी उसकी आधी होती है। इस बात को भी आपको याद कर लेना है, याद अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा आंसर बी। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का डी, प्रकाश का प्रकीर्णन को, ठीक है। तो इसको भाई याद रखना, प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या करता है भाई, ये प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 47 और क्वेश्चन नंबर 48, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है कि निम्न में से कौन सा लेंस का आवर्धन होता है, ठीक है। लेंस की क्षमता का जो मापन हम इसको बेसिकली डायोप्टर से करते हैं, लेकिन इसका जो फार्मूला होता है यहाँ पर आपको बताना है आवर्धन कौन सा होता है, इसका सूत्र आपको बताना है। तो 47 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका डी यानी यू, ये जो आपके यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। इसको याद कर लेना है भाई, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। ये तो भाई एक आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि भाई मैक्सिमम बच्चों को याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या हो जाएगा, 48 का हो जाएगा सी, 0.03% भाई होता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। अभी हालांकि अगर आप हमसे पूछिएगा, हमसे अगर आप, तो वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कुछ बढ़ चुकी है, 0.1% बढ़ चुकी है, और 0.04% वर्तमान की स्थिति है, ठीक है, जिससे पर्यावरण में गर्मी का एहसास आपको हो रहा होगा। अच्छा आगे, क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे कहा गया है मनुष्य में वृक्क, जिसको आप किडनी कहते हैं, कि मनुष्य में किडनी एक तंत्र का भाग किससे संबंधित है। तो किडनी जो आपका होता है बेसिकली हमारा ये उत्सर्जन का पार्ट है, ठीक है। यानी जैसे कि आप जो इंसान, कोई भी मनुष्य जो अपने मूत्र को जो बाहर विसर्जित करता है भाई, उसमें किडनी एक बहुत बड़ा योगदान निभाता है। जो आपके शरीर से, आपके शरीर में जो भी आप पानी पीते हैं, चाहे जो भी आप भाई जैसे तरल पदार्थ आप लेते हैं, ठीक है, उन चीज़ों से जो गंदी जो आपका तरल पदार्थ है उसको छान के आपके शरीर से मूत्र के द्वारा बाहर निकालने का काम जो कौन करता है भाई, वृक्क करता है, यानी जिसको किडनी कहते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 50, नर हार्मोन का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 का भी आपका आंसर हो जाएगा सी, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, गलती नहीं करना भाई, सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, बहुत ही
मेहनत करके क्वेश्चनों को सेट किया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इसको याद कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर से इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52, एंड्रोजन क्या है। तो एंड्रोजन भाई क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा ए। एंड्रोजन बेसिकली आपका एक नरलिंग हार्मोन है। क्या है भाई, मादा लिंग नहीं है भाई, इसको याद रखना है, ये आपका एक नरलिंग हार्मोन है, याद करते हुए चलना है आपको। आगे क्वेश्चन नंबर 53 और क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। देखो भाई इसमें आपको कहा गया है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है, यानी मस्तिष्क में न्यूरॉन होता है और वो न्यूरॉन जहाँ से जानकारी हासिल होती है इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 53 है उसका आंसर हो जाएगा ए, ड्रेट्राडाइट इसको कहा जाता है। तो 53 का हो जाएगा ए, ड्रेट्राडाइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है। तो आसान सा क्वेश्चन है, आनुवंशिकता का जो पिता है इसको उनको कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द्विखंडन होता है। तो भाई द्विखंडन इनमें से किस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 जो है इसमें आपका अमीबा में भी, पैरामीशियम में भी, लिसामेनिया में भी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, इनमें से सभी में। फूल जो आपका फूल होता है भाई, फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर बंदे गलती इसमें करते हैं कि जो फूल का नर जनन अंग कौन सा है, मादा जनन अंग कौन सा है, दोनों में डिफरेंस आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो फूल में जो आपका नर जनन अंग होता है, क्वेश्चन नंबर 56 इसका आंसर हो जाएगा ये पुंकेसर, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें, पुंकेसर हो जाएगा, याद रख लेना। आगे आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु किसमें निषेचित होता है। क्वेश्चन नंबर 57 का हो जाएगा सी, 57 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फिलोपियन नलिका में, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पर 58 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है। इस 58 नंबर भाई क्वेश्चन में पिछली बार एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी पिछली एक वीडियो में, जो एक बच्चे ने कमेंट में भी कहा था कि भाई सर इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। तो बिल्कुल उसमें एक मिस्टेक थी, उस बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्वेश्चन में ये गलती था कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी जंतु है, ठीक है भाई। तो अगर हम बात करें निम्नलिखित में से एक, जिसका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल 58 का आपका हो जाएगा ए, केंचुआ। उभयलिंगी जंतु इसमें से हो जाएगा आपका केंचुआ, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चन का आंसर एकदम बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही सही आंसर है, आपको याद करते हुए चलना है भाई, ठीक है। तेजी दिखानी है सारे बच्चों से, आपको थोड़ी आगे बढ़ते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा समय नहीं लेते, तेजी में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में आपको कहा गया है कि भाई पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो 59 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ए, एक दिशीय होता है, ठीक है। एक दिशीय इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई तैयारी भाई अच्छी करती रहो, ठीक है। रिजल्ट जब आपका अच्छा आ जाएगा, ठीक है, तो भाई तब आपका जो स्थिति होगा वो बहुत हद तक आप खुद उसमें आप देखिए कि बहुत हद तक उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। आपके बात करने के तरीके में बदलाव आ जाएंगे, आपके दोस्त के साथ आपका व्यवहार, आपके गांव वालों का आपके प्रति जो व्यवहार है वो सारी चीज़ें सुधर जाएंगी सिर्फ एक रिजल्ट के माध्यम से। तो एक ऐसा रिजल्ट एक ऐसा चीज़ है भाई जो सबके मुंह बंद करने के लिए इनफ है, जो आपके विरोध में बोलते होंगे, ठीक है। तो भाई इसलिए तैयारी अच्छी कीजिए, ठीक है। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो भाई आप सोच सकते हैं गाँव का यानी घर का जो अपना आदमी होगा भाई वो भी आपको ताना देगा। इसलिए भाई अच्छे से इसको तैयारी करो, ठीक है। चीज़ों को अच्छी से इसको याद करते हुए चलो। क्वेश्चन नंबर 60 में जो आपका कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 60 में कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। आसान सा क्वेश्चन है भाई, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर से आप दीजिए। क्वेश्चन नंबर 61 में कहा गया आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनना है ध्यान से कि वर्तमान में जो आपका पीरियडिक टेबल है उसमें जो तत्वों का क्लासिफिकेशन किया गया है वो किसके आधार पर किया गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 61 है उसका आंसर हो जाएगा बी, परमाणु संख्या के आधार पर किया गया। किसके आधार पर, तो परमाणु संख्या के आधार पर। इसको आपको याद कर लेना है। ये तो एक आसान सा क्वेश्चन नंबर 62 में आपको कहा गया है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि मीथेन में जो सहसंयोजक बंधन होता है वो आपका होता है बी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 4 होता है, ठीक है, याद कर लेना है। आगे विरंजक चूर्ण का सूत्र आपको ऑलरेडी हम ऊपर वीडियो में एक बार ये दोबारा रिपीट हो चुका है, बता चुके थे। इसका आंसर आपको कमेंट में एक बार फिर से बता देना है। क्वेश्चन नंबर भाई 64 में क्या गया है, पीतल क्या है। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार हम बताए हैं वीडियो में, इसका भी आंसर भाई आप जरूर से जरूर कमेंट में दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी जिसका आंसर आपको हम बता चुके हैं आप याद किए हैं या उसको याद नहीं किया है तो भाई पता चलता है आपके कमेंट बॉक्स को देखने से, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। तो भाई किस बच्चे को पता ना होगा ये तो मुझे
एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है, NaCl हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाई ये जो दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है इसको याद कर लो, किसी भी स्थिति में याद कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को याद कर लो, ठीक है। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, बहुत पूछा गया क्वेश्चन है कि बुझा हुआ चूना कैसे वैसे सूत्र क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का हो जाएगा ए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी आपका Ca, ये CaOH2, इसको आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 67 में कहा गया बेंजीन का अनुसूत्र क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 का हो जाएगा C6H6, ठीक है। बेंजीन का अनुसूत्र आपके यहाँ पर आपका हो जाएगा C6 और H6, याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है एथिल अल्कोहल का, इसको बेसिकली आप आइपक नेम इसको आप कह सकते हैं, इसमें से क्या है एथिल अल्कोहल का, आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 68 के यहाँ पर आपके हो जाएगा बी, एथेनॉल। क्या हो जाएगा इसका आंसर, हो जाएगा एथेनॉल, याद कर लेना है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है, यानी इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व इसमें से कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का हो जाएगा बी, हीलियम, ठीक है। चूंकि भाई हीलियम आप जानते हैं, आप ये एक शून्य तत्व का आपका ये समूह है, ठीक है, और एक ये किसी के साथ भाई ये अभिक्रिया आपका नहीं करता, इसको आपको याद रख लेना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 70, जो आपको कहा गया है भाई, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। देखो भाई केमिस्ट्री में अधिकतर बार बिहार बोर्ड में मैक्सिमम भाई ये फार्मूला यानी सूत्र बहुत पूछता है, ठीक है। तो जितने भी सूत्र आपको करवाए जा रहे हैं भाई बिना बेझिझक इसको आप रट लो, कोई उपाय नहीं है, नहीं रटोगे इस फार्मूला से ज़्यादातर बाहर नहीं पूछे जाते, जो आपको बताया जा रहा है इसी में से कोई आपका एग्जाम में आएगा, वो फिक्स से आपको याद कर लेना है। देखो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 70 है इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 70 का ए, यानी आपका CSU3, ठीक है, CSU3। आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। देखो यहाँ पर टाइम भी बहुत आपको कम लग रहा है, ठीक है, काफ़ी कम समय में यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों की एक बेहतरीन तैयारी आपके यहाँ पर करवाई जा रही है, ठीक है। अभी तक भाई भूलवश ना की होगी लाइक, तो भाई लाइक जरूर से कर दो, ठीक है। तो भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर आपका जो 71 है वो है प्रकाश में अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो भाई ये क्या बात है, इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अभी इसका भी आंसर एक रिवीजन के तौर पर आप इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। आगे आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 72, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो भाई बहुत बार आपको बता चुके अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 73 में एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितनी होती है। भाई एक डायोप्टर लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितनी होती है, जिसकी फोकस दूरी 73 का हो जाएगा C, 1 मीटर होती है, ठीक है। इसको भाई याद करते हुए चलना है। और मैंने तो आपको वही बात भाई मैंने आपको बताया कि भाई बिहार बोर्ड का जो नियम है क्वेश्चन अधिकतर रिपीटेड ही पूछता है वो, ठीक है। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, इन चार ऑप्शनों में से प्रिज्म में कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 74 है उसका आंसर हो जाएगा ए, लाल रंग, इसका विचलन सबसे कम होता है, ठीक है, याद रखना। कमेंट बॉक्स में भाई हमको ये बताओ कि सबसे ज़्यादा विचलन किस रंग का होता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको 75 में कहा गया है अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पश्चिमाभी द्वारा या फिर परितारिका द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 75 का यहाँ पर आपको हो जाएगा C, पश्चिमाभी द्वारा, याद करते हुए चलना है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को देखना है, आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा तेजी में देखते हैं। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो भाई ये भी क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं कि विभवांतर का जो ऐसा ही मात्रक होता है आपका वोल्ट, 76 का हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, आपको भाई देखो इस क्वेश्चन को याद किसी भी हालत में कर लेना कि एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। तो भाई ये एक हॉर्स पावर या एक अश्व शक्ति या एक HP किसके बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर जो 77 इसका आंसर हो जाएगा 746 वाट के बराबर, ठीक है। याद ना हो तो याद कर लो कि एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, 746 वाट, 746 वाट, याद कर लो। आगे क्वेश्चन नंबर आपके सामने 78 और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 79 है, देखना है विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है। एक आसान सा क्वेश्चन है भाई, प्लीज़ कमेंट में बताओ, खुशी होगी मुझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 में कहा गया है अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। किसको भाई, अमीटर को, ठीक है। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो 79 का हो जाएगा ए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है या दोनों में जोड़ा जाता है। इस क्वेश्चन का भाई आंसर आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, बहुत खुशी होगी मुझे इस दोनों का आंसर अगर आप कमेंट बॉक्स में हमको देते हैं।
ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा शुरू कर देते हैं यहाँ पर हम, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दोनों क्वेश्चन, इसको देखना है ध्यान से कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। कितना पूछा गया आप देख सकते हैं कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। जो 80 नंबर आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 80 का 80, काला होता है। क्या होता है भाई? काला। देखो भाई सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मेहनत करके इसको भाई कलेक्ट किया गया है, ठीक है। याद कर लेना भाई, ठीक है, नहीं तो भाई लास्ट में पछताने के सिवा कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो भाई याद करते हुए चलो। आपके और भी कई भाई बंधु कई और पर भाई कहीं और से भी वीडियो देखते हैं तो भाई उनको भी रेकमेंड किया करो भाई, ठीक है, कि भाई वीडियो अच्छी बनाई जा रही है, ठीक है। और अगर आपका सहयोग पूरी अच्छी तरीके से रहता है तो भाई आपकी पूरी तरीके से हर एक क्षेत्र में आपको मदद किया जाएगा, ठीक है, इस चैनल पर। आगे देखना, क्वेश्चन नंबर 81 में कहा गया किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर जो 81 है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, साइन आई बट्टे साइन आर होता है। ये ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में भी आपको बताया जा चुका है, तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे क्वेश्चन नंबर 82 आपकी स्क्रीन पर है, देखना है ध्यान से कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। एक आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 82 का हो जाएगा सी अपवर्तन के कारण, ठीक है। देखो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमें क्या दिखाई देता है कि भाई किसी तालाब में पानी हमें कम दिखाई देता है, यानी उसकी गहराई हमें कम दिखाई देती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, आपको याद रखना है। अगला सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 83 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अवतल होता है, ठीक है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, उसमें अवतल दर्पण उसमें बेसिकली आपका लगा होता है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि बेसिकली भाई इसमें जो क्वेश्चन है, अगला भाई स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, जिसमें आपको बताना है, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 देखना थोड़ा सा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 84 में आपको बताना है कि भाई वोल्ट बराबर क्या होता है, यानी वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का हो जाएगा बी, जे बाई सी होता है, ठीक है। देखो इसको भी डिराइव किया जा सकता है, भी बराबर होता है भाई जे बाई सी, ठीक है। इसको पूछने के लिए एग्जामिनर आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है, जे से जैसे तिरछा तिरछी गुना कर देगा तो हो जाएगा जे हो जाएगा, और जे बराबर आपका हो जाएगा भी सी। इस तरह से भी इसका क्वेश्चन आंसर बन सकता है। आगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद रखना, याद नहीं है तो, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो क्वेश्चन नंबर जो 85 है, इसका आंसर हो जाएगा बी, फैराडे ने की थी। किसने की थी भाई? फैराडे ने की थी। इसको आंसर आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तेजी में। क्वेश्चन नंबर 86 और क्वेश्चन नंबर 87 को हम देखते हैं, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर भाई 86 में आपको कहा गया है कि भाई बाह्य क्षेत्र में स्थित किसी चुंबकीय सुई की दिशा होती है। तो भाई ये सबको पता है, एक आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 86 का आपका हो जाएगा उत्तर से दक्षिण होता है, ठीक है। क्या होता है भाई? उत्तर से दक्षिण होता है। आगे सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, तो प्रकाश ऊर्जा में या गतिज ऊर्जा में या ताप ऊर्जा में या फिर विद्युत ऊर्जा में, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 87 इसका आंसर यहाँ पर आपको भाई कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना है। एक आसान सा क्वेश्चन है भाई, उम्मीद हम करते हैं कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने 88 कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी पुष्प है। तो इसमें इन 4 ऑप्शनों में से उभयलिंगी पुष्प कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी सरसों का पुष्प। सरसों का जो फूल होता है भाई एक उभयलिंगी इसको माना जाता है। अगला शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है। तो भाई ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। शुक्राणु या जिसको आप स्पर्म कहते हैं, भाई शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है। क्वेश्चन नंबर जो 89 इसका हो जाएगा ए, वृषण में होता है, ठीक है। किसमें होता है भाई? वृषण में होता है। इसको आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कहा गया, इसको थोड़ा देखना है ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 90 में कहा गया मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। इतना बार पूछा गया क्वेश्चन है भाई, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें तो अभी भी आगे डेट इसको नहीं लिखे है, लेकिन याद कर लेना है मटर के पौधे पर, ठीक है भाई। यहाँ तक अगर आप आ चुके हैं लेकिन अभी तक लाइक नहीं किए तो भाई लाइक ज़रूर से कर दो भाई, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। अगर आप लाइक करते हैं तो भाई हमारी भी मोटिवेशन आपके प्रति बढ़ जाती है कि भाई हमें भी और मेहनत करना है आपके लिए, ठीक है। तो भाई लाइक ज़रूर से कर दिया करो। क्वेश्चन नंबर 91 कि एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है। भाई किसी भी हालत में इसको भी याद कर लेना है कि एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का हो जाएगा ए, 10 का पावर -10, 10 का पावर -8, 10 का पावर -11,
इसका आंसर भी आपको क्या बताना है भाई, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्योंकि भाई ये ऑलरेडी हमको ऐसा लग रहा है कि आपको हम बता चुके हैं एक बार, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट में, ठीक है। और मान के चलो कि भाई आपको याद नहीं है तो भाई आप कमेंट बॉक्स में एक बार पूछ लिया करो कि भाई सर इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अदरवाइज आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी है, गूगल आपके पास है, वहाँ से भी आप इसको आप देख सकते हैं। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि भाई एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर आपका हो जाएगा ए, CN। हालांकि इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको इसको हम बताए थे, CnH2n+2 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है। एक आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 93 है, इसका आपको एक आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं भाई तेजी में। देखो भाई कमेंट बॉक्स में इसलिए आपको कहा जाता है बताने के लिए, क्योंकि भाई होता क्या है, इससे भी एक पता चलता है कि भाई आप कितने सीरियस अपनी पढ़ाई के प्रति है, थोड़ा सा सीरियसनेस का पता चलता है, बस और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 94 में कहा गया कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर हो जाएगा ए, Na2CO3 10H2O। किसी भी स्थिति में भाई इसको भी याद कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई हम तेजी में। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर आपका 95 में कहा गया हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो भाई ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का हो जाएगा सी, एनीमिया होता है, ठीक है। कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अभी हम जस्ट खत्म होने वाला है, लेकिन भाई याद रखना है एग्जाम हॉल में 80 प्रश्न ही रहेंगे, बनाना 40 है, लेकिन यहाँ पर हम आपको 100 करवा रहे हैं, जो कि अधिकतर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और इस PPT को तैयार करने में भाई काफ़ी मेहनत लगता है, तो भाई मेहनत के लिए भाई आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 96 में कि रक्त क्या है। तो भाई रक्त एक क्या है, इसको आप पिछले क्लास में हमको बताया था। रक्त 96 का हो जाएगा बी, रक्त एक तरह का ऊतक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर से, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, एक आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 98 और क्वेश्चन नंबर 99 को हम देखते हैं यहाँ पर तेजी में। क्वेश्चन नंबर 98 में कहा गया है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो एक आसान सा क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा घेगा रोग, सबको बेसिकली पता होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 99 में कहा गया कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक में भाई पोषण की जो विधि पाई जाती है वो मृतजीवी, ठीक है। आगे आज का जो क्लास का जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है, इसके बाद हम करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो एक आसान सा क्वेश्चन है, हरा हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसी के साथ 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर हमने बात कर लिया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर भी अब हम बात करेंगे। देखो अब आपके सामने ये जितने भी क्वेश्चन है, ये कितना बार पूछा गया है, कितना इंपॉर्टेंट है, साफ साफ स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कि भाई यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करता हूँ। 12, 2015, 17, 21, 23, ठीक है, इन सालों में इस क्वेश्चन को पूछा गया। याद नहीं है तो याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, ठीक है। और कल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई इससे पिछले वाले क्लास में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसकी लेंथ काफ़ी छोटी थी। आज के क्लास में मैंने उस पर काफ़ी सुधार किया है और आज ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। जैसे पहला प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा, पहला प्रश्न आपका एक आसान सा प्रश्न है, लेकिन पूछा गया बहुत बार है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, इसको आपको याद कर लेना है। देखो तो प्रकाश के परावर्तन कैसे, आप जानते हैं कि भाई 2 नियम होता है, उसको आपको लिखना कैसे थोड़ा सुनना है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में आपको लिखना है यहाँ पर कि देखो प्रकाश की किरणें जब किसी चिकनी या चमकीला सतह पर पड़ती है, वह टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है। इसके 2 मुख्य नियम आपके यहाँ पर होती है। देखो प्रकाश की किरण जब किसी सतह पर आती है, टकराकर पुनः लौट जाती है, ठीक है, इसी को बेसिकली हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसके परावर्तन के बेसिकली जो 2 नियम होते हैं, उस 2 नियमों को भाई हूबहू एज इट इज जिस तरह से लिखा हुआ है आपको लिखना है, ठीक है। जैसे आपको प्रथम नियम में आपको इस तरह से लिखना है कि भाई आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल पर होता है। यानी आपका बेसिकली अगर मान के चलो कि आपका अगर ये एक सतह है, ठीक है, और यहाँ पर होता क्या है कि देखो आपतित किरण का मतलब होता है आने वाली किरण, लौटने वाली किरण को हम कहते हैं बेसिकली परावर्तित। देखो जैसे
आने वाली किरण को हम कहते हैं आपतित किरण, और यहाँ से टकरा कर लौटने वाली किरण को, जैसे किरण आ रही है इसको हम कहेंगे आपतित किरण, या जाने वाली किरण को हम कहेंगे परावर्तित किरण। और होता क्या है कि उस पर खींचा गया जो अभिलंब आपका बेसिकली होता है, ये वाला इसको हम कहते हैं अभिलंब, ये वाला अभिलंब, यहाँ पर एक अभिलंब खींचा जाएगा, ये एक ही तल पर होता है, यानी इसी तल पर ये तीनों होता है। यही आपको नियम बताता है कि इसका प्रकाश का प्रथम अपवर्तन के नियम का। दूसरा नियम क्या कहता है कि भाई आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। भाई आपतन कोण परावर्तन कोण कहाँ बनता है, तो देखो ये आपतन बिंदु जहाँ से आया हो, आपतन बिंदु, तो आपतन बिंदु आए, आपतन किरण जहाँ से आया है आपतित किरण, इस आपतित किरण के साथ सटा हुआ जो कोण यहीं पर आपका बनता है आपतन कोण। और जो परावर्तित जो किरण है इसके साथ सटा हुआ ये जो कोण बनता है इसको कहा जाता है बेसिकली आपका परावर्तित किरण, ये परावर्तित कोण इसको कहा जाता है। ठीक है, यानी इसको बेसिकली हम परावर्तन का कोण भी कहते हैं। ठीक है, तो एक को हम कहते हैं बेसिकली आपतित किरण के साथ जो कोण बनता है उसको आपतन कोण, और परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। और इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना है, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, क्योंकि बीच में आपका ये अभिलंब है, और जब भी किसी पर ये अभिलंब होता है तो ये जो कोण होता है इसको दो भागों में बांट देता है, इसीलिए आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरह से आपको बताया गया इन सारे क्वेश्चनों को आप कॉपी पे नोट कीजिए, याद कर लीजिए, याद नहीं है तो भाई नहीं तो लास्ट में भाई कुछ यहाँ पर मैं आपको बार बार क्या ही बताऊँ, याद कर लेना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एकदम काफ़ी सरल शब्दों में मैंने इसको लिख के लाया है, तो आपको देखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है लेकिन पूछा गया क्वेश्चन है। देखो अवतल और उत्तल दर्पण में मुख्य अंतर निम्नलिखित है, आपको इस तरह से एग्जाम हॉल में भी लिखना है। उसके बाद आपको अवतल दर्पण लिख के अवतल दर्पण के बारे में जानकारियाँ दे देनी है, फिर उत्तल दर्पण के बारे में लिख के उत्तल दर्पण के बारे में जानकारियाँ दे देनी है। एक बेस्ट अप्रोच लिखने का तरीका मैंने आपको यहाँ पर दिया है। जैसे अवतल दर्पण के बारे में हालांकि आप लोग जानते होंगे, जैसे इसकी परावर्तक जो सतह होती है, अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धसी हुई होती है, लिखना है। इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनते हैं। इसका उपयोग दाढ़ी बनाने के दर्पण या डॉक्टर द्वारा नाक कान के जांच में किया जाता है। देखो अवतल दर्पण की जो भी विशेषताएं है, जितनी चीज़ें उसके बारे में आप जानते हैं वहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आपको याद कर लेना है कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसा होता है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक दोनों बनता है। इसका इस्तेमाल दाढ़ी बनाने में होता है या डॉक्टर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया आपका अवतल दर्पण। उसके विपरीत अगर आप देखिएगा उत्तल दर्पण के बारे में, तो इसकी परावर्तक सतह उभरी हुई होती है। ठीक है, और इसमें हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है, इसमें जो आपका क्या होता है, हमेशा छोटा सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। देखो याद रखना है, अवतल में काल्पनिक वास्तविक दोनों, लेकिन उत्तल में सिर्फ काल्पनिक बनेगी और हमेशा छोटा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इसका इस्तेमाल होता है गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में, यानी पीछे देखने के लिए। आप देखिएगा मोटरसाइकिल में, कार में साइड मिरर रहता है जो पीछे की चीज़ों को देखने के लिए, और इसलिए इसका इस्तेमाल होता है। चूँकि भाई देखो, और उत्तल दर्पण करता क्या है कि भाई छोटे से चित्र में ही एक विस्तृत क्षेत्र को दिखाता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल होता है। एक आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया, अगर आप याद कीजिएगा तो आपको आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है संयोजी अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया में क्या अंतर है। देखो संयोजी अभिक्रिया नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा आपका मिसप्रिंट है, संयोजन अभिक्रिया पर आपको लिखना था इसको, और वियोजन अभिक्रिया आपका क्या याद कर लेना है। कितना बार पूछा गया है कोई बताने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन पर दिखा हुआ है, और जैसे जैसे लिखा हुआ है भाई आपको सेम हुबहू रट कर इसको लिख देना है। समझ के लिखना है तो भाई लिखो, लेकिन इसी तरह से लिखना है। जैसे संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता हो, उसको कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। समझ में आ गया होगा। संयोजन अभिक्रिया का मतलब जिसमें दो नए पदार्थों ने हिस्सा लिया और एक तीसरा कोई नया प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया, इसी को कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। भाई देखो इसको आप एक नॉर्मल उदाहरण से भी समझ सकते हो। जैसे मान के चलो कि भाई आपने दूध ली, चीनी ली और चाय पत्ती ली, तीनों को मिलाई, और तीनों को मिलने के बाद आपका जब उसको आपने गर्म किया पानी पर, उसको आपने जब गर्म किया उसको, तो गर्म करने के बाद वो आपका बन गया क्या, एक चाय बनकर तैयार हो गया। तो क्या था, आपने 3 नई चीज़ें ली थी, 3 नई चीज़ों से एक नया प्रोडक्ट बन गया, इसी को कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। इस तरह से इसको आप समझ सकते थे, आसान सा क्वेश्चन था। अगला है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, इसको अपघटन अभिक्रिया भी बोला जाता है, इसको आपको देखना है। जैसे अभी अपघटन अभिक्रिया किसे कहेंगे, भाई देखो वीडियो थोड़ी लंबी तो हो जाएगी लेकिन पूरी क्लियरिटी आपको यहाँ पर हो जाएगी। अपघटन अभिक्रिया
तो यह संयोजन अभिक्रिया से ठीक विपरीत है। इसमें एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक तरल पदार्थों में बदल जाता है, सरल पदार्थों में बदल जाता है। देखो भाई सिंपल सा बात है, इसको अपघटन अभिक्रिया के नाम से अधिकतर जाना जाता है, वियोजन भी कहीं पर इसको कहा जाता है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भाषा इतनी सरल है कि याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो भाई सुनना है, देखो सिंपल सा बात है, अपघटन अभिक्रिया में होता है क्या है कि एक कोई बड़ा सा यौगिक टूटकर कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, इसको कहा जाता है अपघटन अभिक्रिया। अब बहुत बच्चे कहेंगे सर यौगिक किसे कहते हैं, तो भाई देखो जब दो या दो से अधिक तत्व मिलता है तो एक यौगिक का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 को जब गर्म किया जाता है तो इसमें से कैल्शियम मोनोऑक्साइड अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। बात बुझा रहा है? तो जो वियोजन का मतलब या अपघटन का मतलब कोई बड़ा चीज टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, उसको कहा जाता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। आशा करते हैं समझ में आ गई होगी बात। अगला आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, और ये कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है पर आप देख सकते हैं। देखो भाई, हालांकि कल के क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि भाई उस क्लास में क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी कम थी, तो आज की क्लास में इसको लेंथ को मैंने अच्छा खासा लिया है। मैंने मैंने आपको कहा था उस तरह की चीज़ें मैंने की है। जैसे क्वेश्चन है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो भाई एक आसान सा सवाल है, पेंट क्यों करते हैं? देखो सुनना, बहुत ही आसान भाषा में लिखे हैं। देखो भाई, लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल की नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उस पर जंग लगने लगती है, जिससे लोहा और धीरे धीरे खराब होकर कमज़ोर हो जाता है। जब हम लोहे को पर पेंट लगाते हैं तो पेंट की एक परत लोहे को हवा के बीच और संपर्क को तोड़ देती है, जिससे रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो पाती है और लोहा संक्षारण से बच जाता है। पेंट करने से लोहे की उम्र बढ़ जाती है और वह देखने में भी अच्छा लगता है। भाई बताओ, इससे सरल भाषा में हो ही नहीं सकता कि आपको कहीं और मिले। सुनना, देखो लोहे की वस्तुओं को पेंट हम बेसिकली इसीलिए करते हैं ताकि उस पर जंग ना लगे। देखो पेंट कर देने से पेंट का जो परत होता है लोहे को पूरी तरह से कवर कर देती है, जिससे बाहर का वायुमंडल का धूल कण नमी उसको प्रभावित नहीं कर पाती है और जिससे आपका लोहा एकदम सुरक्षित रहता है, प्लस देखने में भी सुंदर लगता है। इसी बात को बेसिकली इसमें आपको कहा गया है और एक आसान सा क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं, थोड़ा सा सुनना भाई ध्यान से। कहा गया अम्ल और क्षार में मुख्य अंतर लिखो। भाई बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चनों को याद नहीं है तो भाई आप करते चलो। ठीक है, बार बार बताया जा रहा है। जैसे देखो अम्ल और क्षार में निम्नलिखित अंतर है। पहला स्वाद में, पहला हम बात करते हैं कि भाई देखो जिस तरह से लिखा हुआ है भाई इस तरह से एग्जाम में लिखना है, कोई दूसरा तरीका नहीं अपनाना, इस तरह से लिखना है। जैसे स्वाद में देखो, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, आपको पता होना चाहिए, जबकि क्षार स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, अम्ल का स्वाद खट्टा, क्षार का स्वाद कड़वा होता है। पहला इस दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। अदरवाइज भाई आप चाहे तो कॉलम बना के भी दोनों के बारे में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा स्वाद तो हम बता दें, लिटमस पत्र में दोनों कैसी आपको यहाँ पर अभिक्रिया देता है। जैसे अम्ल लिटमस पत्र को लाल कर देता है, भाई ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, याद कर लो। ठीक है, कि अम्ल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है, जबकि क्षार लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये है दूसरा अंतर। तीसरा अंतर आयनीकरण में क्या करता है, देखो अम्ल जो है अम्लीय जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, जबकि क्षार क्या होता है, जल में घुलकर हाइड्रो ऑक्साइड प्रदान करता है। समझ में आ गया होगा। देखो अम्ल लिटमस पत्र को लाल करता है और क्षार इसको नीला करता है। आयनीकरण में आपको ये होता क्या है कि जब अम्ल जो जल में जब ये अम्ल घुलता है तो हाइड्रोजन को क्या करता है, हाइड्रोजन गैस आपका ये प्रदान करता है, जबकि जब क्षार को घुलता है पानी में जब क्षार, तो आपका ये हाइड्रो ऑक्साइड प्रदान करता है। दोनों की अपनी अपनी खासियत है, याद कर लेना। लास्ट है ये, हालांकि आपको पता होना चाहिए, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, देखो बहुत बच्चे कहेंगे सर पीएच मान क्या, देखो पीएच का मतलब होता है भाई पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है। आगे अगला क्वेश्चन थोड़ा तेजी में हम देखते हैं भाई, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, आपको सीधा समझ में आ भी रहा होगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखते हैं 6, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि पूरा स्क्रीन आपका कवर हो पाए। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 6 में ओजोन परत क्या है और क्यों क्षीण हो रही है। तो भाई देखो, ओजोन परत पृथ्वी की वायुमंडल के ऊपरी भाग स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाने वाली गैस की एक परत है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें को सोख लेती है और हमें त्वचा कैंसर जैसी बीमारियों से बचाती है। इसे क्षीण होने का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरो CFC कार्बन, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। ठीक है, जैसी गैसें हैं जो रेफ्रिजरेटर AC और
अग्निशामक यंत्रों से निकलती है गैसें ओजोन के अणुओं को तोड़ देती है, जिससे ओजोन परत में छिद्र हो जाता है। देखो देखो भाई, ओजोन परत वायुमंडल का ही एक ऐसा चादर है जो कि सूरज से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उससे हमारी त्वचा की रक्षा करता है। देखो भाई, सिंपल सा बात है। लेकिन हो क्या रहा है कि भाई अभी के ज़माने में हम सेंट, परफ्यूम, ठीक है, तरह तरह के यहाँ पर अग्निशामक, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेफ्रिजरेटर, एसी, इसमें से निकलने वाले एक अदृश्य गैस निकलता है जिसको कहा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन पूरी तरह से हमारा ये जो ओजोन परत है, जो कि एक चादर की तरह हमारे वायुमंडल में बिछी हुई है, इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दे रही है, इसको पूरी तरह से छेद कर दे रही है उसके ऊपर। जिससे होगा क्या कि भाई अब सूरज की जो प्रकाश की किरणें होगी वो सीधी हमारी स्किन पर पड़ेगी, जिससे डायरेक्टली सूरज का जो पराबैंगनी किरणें हमारी स्किन में टच होगी, जिससे हमें स्किन कैंसर, मोतियाबिंद जैसी तरह तरह की बीमारियां होगी। ठीक है, तो भाई इसीलिए भाई जो पॉल्यूशन है उससे पॉल्यूशन में हमें कंट्रोल लाना होगा, नहीं तो, और ये जो एसी है, तरह तरह की चीज़ें है भाई, इसका इस्तेमाल कम करना होगा, नहीं तो भाई कोई इसका उपाय नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। तो भाई एक आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन याद कर लेना है कि भाई जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। देखो भाई, सबसे पहला आपको इस तरह से लिख देना है कि पौधों में परिवहन के लिए दो ऊतक होते हैं। पहला तो जाइलम, देखो जाइलम नामे में क्या है, इसका नाम में है जाइलम, तो ये जल को पहुँचाने का काम करेगा। जैसे यह ऊतक जड़ों से जल और खनिज लवणों को सोख कर पत्तियों तक पहुँचाता है। इसकी गति केवल ऊपर की ओर एक दिशीय होती है, इसमें कोशिकाएं मृत होती है। सिंपल सा बात, जाइलम क्या है, तो जाइलम पौधे का एक ऐसा ऊतक है जो कि जड़ से लवण और खनिज को, और जल और खनिज लवण को बेसिकली पौधे की पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है, ये जाइलम का होता है। और भाई देखो फ्लोएम का काम क्या होता है, तो भाई फ्लोएम का काम होता है कि भाई पत्तियों में जो खाना बन जाता है, जैसे जाइलम ने जल, लवण, खनिज लवण को पत्तियों तक पहुँचा दिया, फिर पत्ती क्या करेगा, उसको खाना बना देगा। तो खाना जब ये बन जाता है तो उस पत्ती क्या करता है, उस खाने को यानी उस भोजन को, अब फिर आएगा सर पौधे कैसा भोजन करते हैं। देखो भाई, पौधे जो भोजन करते हैं वो ग्लूकोज कहलाता है। अब ये फ्लोएम क्या करेगा, फ्लोएम पूरे पौधे के पूरे भाग में फ्लोएम इस खाना को पहुंचाएगा। सिंपल सा बात, जाइलम जल और खनिज लवण को ले जाने का काम करता है, फ्लोएम बने हुए भोजन को ले जाने का काम करता है। बस ये आपको याद रखना एक आसान सा चीज़ है। ठीक है, जैसे अगर आप दो भाई होंगे तो भाई दोनों भाइयों की अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ होगी। सेम उसी तरह से जाइलम की जिम्मेदारी जल और खनिज लवण को देखरेख करना है, फ्लोएम का काम वो बना हुआ जो भोजन होगा उसको ढोने का काम है। ठीक है, ये दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ है पौधों में। अगला, रक्त के कार्य को लेकर, तो भाई देखो रक्त का कार्य क्या है, भाई नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन याद कर लेना है कि रक्त के निम्नलिखित कार्य होते हैं। सबसे पहला कार्य रक्त का गैसों का परिवहन। देखो भाई, ब्लड क्या करता है हमारे शरीर में, जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सप्लाई करने का काम करता है। आप जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को जो आप ग्रहण करते हैं, उसी ऑक्सीजन को आपके शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने का कार्य किसका होता है, ब्लड का होता है, यानी रक्त का होता है। दूसरा काम पोषक तत्वों का वितरण। देखो आप जो भी खाना खाते हैं उसमें जो पोषक तत्व आपको मिलते हैं, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ठीक है, खनिज लवण, इन सारी चीज़ों को भी आपके बॉडी के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने का काम भी ब्लड का ही होता है, यानी खून का ही होता है। इसको याद रखना है। ठीक है भाई, आसान सा क्वेश्चन है। सुरक्षा, देखो रक्त की श्वेत रक्त कोशिकाएं जो, देखो ब्लड में आपका एक WBC एक RBC आपका होता है। जो WBC होता है जिसको वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है, इसका काम क्या होता है, आपके शरीर में आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी ये बढ़ाता है और आपके शरीर को किसी भी रोग को होने से भाई ये आपको सुरक्षित रखता है। जब इसकी संख्या शरीर में कम हो जाती है तो इंसान तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित हो जाता है, तो याद रखना है। अगला, आपका जो ब्लड है आपके शरीर का टेम्परेचर भी ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। इस सारे पॉइंट को भाई कॉपी में पॉइंट वाइज लिख लो और याद कर लो, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, अपशिष्ट उत्सर्जन या हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जित अंगों तक पहुंचाता है। ठीक है, इसका ये भी काम होता है। ठीक है, जो हानिकारक पदार्थ है उसको शरीर के भाग से दूसरे भाग पर ले जाता है। अगला 9वां नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्या है। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, रट लो भाई इसको। ठीक है, देखो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है सिर्फ हरे पौधों में होती है, आपको पता होना चाहिए। देखो हरे पौधे सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई है भाई इसको आपको लिख लेना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरे पौधे करते हैं जिसमें सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और ये पूरी तरह से एक प्रक्रिया है
जो कि हरे पौधों में होती है, जिससे हरे पौधे अपना क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको आपको याद कर लेना है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो एक चीज़ है आपका, मैं आपको दिखाता हूँ, वो है आपका भाई ये फार्मूला। जब भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आपसे पूछे, अगर आपको याद ना हो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, तो भाई कम से कम इस फार्मूला को भी अगर आप लिख के आते हैं तो 2 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपने लिखी है, लेकिन इस फार्मूला को अगर आप नहीं लिखे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो इसका आपको याद कर लेना है, ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन की उपस्थिति में सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधा अपना जो भोजन बनाते हैं, ये भोजन आपका यही होता है, ठीक है। इसको आपको भाई याद कर लेना है, इस फार्मूला को। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये जितने भी पूछे गए आसान क्वेश्चन है, लेकिन भाई पूछे गए हैं आसान हो या भारी आपको याद तो करना है, ठीक है। आगे देखो, अगर आपके पास अभी समय भी कम है तो ये जितने क्वेश्चन बताया जा रहा है इतना क्वेश्चन की भी तैयारी आप कर लेते हैं तो भाई बहुत हद तक आपका भलाई हो जाएगा। जैसे धमनी और सीरा में क्या अंतर है, तो भाई देखो धमनी और सीरा सबसे पहला चीज़ ये क्या है, बहुत बच्चे कहेंगे। देखो भाई नॉर्मल सा बात, धमनी और सीरा बेसिकली आपके शरीर में जो नब्स है, नब्स जिसको आप कहते हैं, उसी को धमनी और आपका ये सीरा है। लेकिन भाई ये आपके नब्स एक तरह का नब्स ही है जो कि आपके कहाँ पर पाया जाता है, ये आपके हार्ट में आपका ये रहता है। जैसे देखो धमनी का काम क्या होता है, तो यह हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है। इसकी दीवारें मोटी और लचीली होती है, इसमें कपाट नहीं होती है, रक्त उच्च दाब पर बहता है। सिंपल सा बात सुनना है। धमनी क्या करता है, देखो भाई धमनी का काम क्या होता है, आपका जो हार्ट होता है, आपका जो हृदय होता है, वो हृदय से शुद्ध रक्त को क्या करता है, आपके हृदय में जो भी आपके फ्रेश ब्लड होता है, उस पूरे फ्रेश ब्लड को आपके पूरे शरीर में ले जाने का काम, यानी उसको पूरे शरीर में पंप करने का काम होता है किसका, धमनी का। तो सीरा का क्या काम होगा, तो सीरा का काम होता है यह शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को वापस हृदय में लाती है। देखो सिंपल सा बात, सीरा क्या करेगा, आपके शरीर के जितने भी ब्लड है, सारे ब्लड को आपके जितने भी अशुद्ध ब्लड है, ठीक है, वो सारे अशुद्ध रक्त को आपके हृदय में ले आता है। और फिर इसी आपके हृदय में ही ये जो धमनी होगा, धमनी, ठीक है, धमनी क्या करेगा, जब आपका जो हृदय होगा, जब वो ब्लड को फिल्टर करके साफ कर देगा, शुद्ध कर देगा, फिर उस शुद्ध रक्त को ले जाने का काम धमनी करेगा। यानी धमनी शुद्ध रक्त को शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचाता है, और सीरा सारे अशुद्ध रक्त को लेकर आपके फेफड़े में फिर से, यानी आपके हृदय में फिर से रख देता है। तो इस दोनों का यही काम होता है। आपको याद कर लेने का आसान सा क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो भाई आप सबसे पहली बात, ये वीडियो आज का बस यहीं पे होता है ख़त्म। अगर आपने लास्ट तक भाई साथ दिया है वीडियो में तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लास्ट तक वीडियो को देखा है, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को आप याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से आपका एग्जाम बीतेगा भाई, ठीक है। तो भाई ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, लास्ट में भाई इसमें हम एक ही चीज़ कहेंगे, इस मेहनत के लिए भाई चैनल पर पहली बार है तो भाई सब्सक्राइब जरूर से, ठीक है, और भाई लाइक वीडियो को ज़रूर से कर दीजिएगा, ठीक है। तो भाई ज़्यादा बातें नहीं करते, आप तैयारी में अपना लगे रहिए, ठीक है। तब तक मिलते हैं आपके साथ किसी दूसरे वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।